नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने अपना बजट जारी किया, बजट 2026। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर यह बजट होता क्या है? दोस्तों, अगर हम बात करें बजट की, तो बजट एग्जैक्ट वर्ड की बात अगर हम करते हैं तो यह हमारे संविधान में इस रूप में मौजूद नहीं है। हमारे संविधान में एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट के रूप में मौजूद है। और आसान भाषा में अगर हम इसको कहें तो जिस प्रकार आपके घर में इनकम और आउटकम का जो स्रोत होता है, जैसे लेटर सपोज कि आपके पापा कमा रहे हैं, आपकी मम्मी कुछ कमा रही है, आप कुछ कमा रहे हैं, आपकी बहन कुछ कमा रही है, और फिर उसके बाद ये आपका टोटल इनकम हुआ। और आपका जो खर्च है वो खर्च, फॉर एग्जांपल आप घर को अपग्रेड कर रहे हैं, आप कार को अपग्रेड कर रहे हैं, आप कोई बढ़िया कोर्स ले रहे हैं, आप कहीं पे जाकर के कोई रिश्तेदारी में पैसे दे रहे हैं, कहीं पे प्लॉट ले रहे हैं, तो इस प्रकार का ये आपका क्या हो गया, खर्च हो गया। तो जैसे लेटर सपोज मान के चलिए कि आपके घर की इनकम अगर मान के चलिए कि 1 रुपए है, तो अब 1 रुपए में समझने में हमको आसानी इसलिए होता है कि जैसे मान के चलिए कि 50 पैसा आपके पापा कमा रहे हैं, 30 पैसा आप कमा रहे हैं, 15 पैसा जो है आप 15 पैसा जो है आपकी बहन कमा रही है, और 5 पैसा जो है ऑब्वियस सी बात है इधर उधर रेंटल इनकम आ रहा है, और आपकी मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है। तो ये हो गया आपको समझाने के लिए। खर्च आपका कितना है, तो 1 रुपए अगर आपकी कमाई है, तो खर्च में अगर हम बात करें तो जैसे लेटर सपोज इमेजिन कीजिए कि आपका जो 40 रुपए है वो आपका खर्च हो रहा है किसमें, प्लॉट लेने में, 20 रुपए आपके खाने में खर्च हो रहा है, 10 रुपए आपके लॉजिंग में खर्च हो रहा है। तो इस टाइप की चीजों को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 1 रुपए में समझना हमेशा से हमारे लिए इस चीज को आसान होता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर पैसा आता कहां से है और जाता कहां पे है। 1 रुपए के हिसाब से हम आज के इस खेल को समझने वाले हैं बिहार के इस बजट के अनुसार। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आखिर हमारे इस बजट के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सरकार के पास पैसा आता कहां से है, और अगर हम बात करते हैं कि और कहां होता है, तो तकरीबन इस बार अगर हम बात करें तो 3,47,579.74 लाख करोड़ रुपए जो है ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से निकल करके आता है कि अगर हम बात करें कि हमारे बिहार सरकार का अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट यह देखने को नजर आ रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि सर आखिर पैसा आ कहां से रहा है, तो इधर मैंने कॉलम बनाया पैसा आने का और इधर मैंने कॉलम बनाया पैसा खर्च करने का। तो बिहार सरकार में केंद्रीय बजट, राज्य कर, अनुदान, इन सबसे पैसा मेजोरिटी रूप में आता है। खर्च बिहार सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ और वेलफेयर स्कीम्स में होता है। और पिछले वर्ष से अगर हम तुलना करें इस बार के बजट की, तो 30,694.74 करोड़ अधिक जो है पिछले वर्ष की तुलना में इस बार हमको बजट देखने को नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि सरकार के पास आखिर पैसा आता कहां है और पैसा होता क्या, तो इस बजट के अनुसार अगर हम बात करें तो सरकार की आय का मुख्य स्रोत जो है वो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, यानी कि जो सेंट्रल टैक्सेस जीएसटी लग रहा है उसमें जो राज्य का हिस्सा है वहां से सबसे बड़ा स्रोत आपको नजर आता है। जबकि सबसे आर्थिक खर्च जो है ये सामाजिक कल्याण योजनाओं पर, यानी कि जो वेलफेयर स्कीम्स है उसके ऊपर होता है। इसमें 1 रुपए की आय और व्यय का विस्तृत विश्लेषण जो हम आपको प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 रुपए के विश्लेषण के हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं तो सरकार के पास अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा कमाई जो है ये कहां से, तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा जो है ये इसका मुख्य स्रोत है। और सबसे ज्यादा जो है सामाजिक कल्याण जो है इसमें इसका सरकार का जो है खर्च होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो पैसा अगर करते हैं 1 रुपए का विश्लेषण आय यानी कि इनकम के स्रोत के हिसाब से, अगर बिहार सरकार का इनकम 1 रुपया है तो याद रखिएगा उस 1 रुपए इनकम में 45.49 पैसा जो है वो केंद्रीय टैक्स में जो बिहार राज्य का आपका हिस्सा है उससे आता है 45.49 पैसा। याद रखिएगा 1 रुपए बिहार सरकार की कमाई है। तो उसके बाद दूसरे स्थान पर अगर हम लोग बात करते हैं तो 18.49 पैसा जो है राज्य के द्वारा लगाया जो टैक्स है उससे आता है। और 17.81 पैसा जो लोन है उस लोन से आता है, यह बिहार का इनकम है, मतलब लोन कहीं बिहार सरकार लिया कहीं से तो उससे आया। इसके बाद 14.92 पैसा जो है
केंद्र जो सब्सिडी देता है उससे इनकम होता है बिहार सरकार को, और 2.70 पैसा जो है ये रेवेन्यू राजस्व से होता है, और 0.15 पैसा जो है लोन की वसूली से, यानी कि बिहार भी किसी को लोन देता है तो उस लोन से जो वसूला जाता है वो 0.15% होता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई सरकार के पास अगर हम बात करते हैं तो रिकवरी फ्रॉम लोन, इस पाई चार्ट के मुताबिक मैं आपको यहां पे बना करके समझाया हूं कि ये जो है आपका डेटा है कि स्टेट शेयर का सेंट्रल टैक्स सबसे ज्यादा है, यहां सबसे ज्यादा कमाई होता है। स्टेट का खुद के टैक्स से 18.92%, पब्लिक डेट लोन से 17.81% और एड से 14 जो सपोर्ट मिलता है 14.92%। ये हमारे समक्ष कुछ डेटा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि रुपया कहां से आता है, ये तो चीज हमने देख लिया कि ये सर रुपया आता है। अब रुपया जाता कहां पर है, खर्च कहां पे होता है, तो सबसे ज्यादा खर्च की बात अगर हम करते हैं तो 41.55 पैसा जो है ये सामाजिक कल्याण, यानी कि बजट का लगभग आधा हिस्सा जो है ये जो है सोशल वेलफेयर में बिहार सरकार खर्च करती है, जिसमें जन कल्याण, सामाजिक योजना, ये सारी योजनाएं शामिल हैं। सामान्य सेवाओं में 28.12 पैसे खर्च होते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया, सरकारी सेवाएं हो गई। इसके अलावा जो आर्थिक सेवाओं में खर्च होता है, लोन चुकाना हो गया, जो लोन आप लिए तो लोन को भी आप रिटर्न कीजिएगा, ऋण और पेंशन जो है उनको भी दीजिएगा, सहायता अनुदान या फिर किसी को ग्रांट वगैरह सब्सिडी वगैरह, इसमें जो है ये खर्च होता है। तो ये कुछ मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, अब इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इस स्क्रीनशॉट का या इसको आप बना करके अपने हाथ से बना करके अपने मेंस आंसर राइटिंग में इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत से आप लोग के लिए मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया है। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे मैं अपने वाले, इसको आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में जरूर इस्तेमाल करेंगे 2-3 बार बना करके, ताकि आपका आंसर जो है बहुत अच्छा और डेकोरेटिव हो जाएगा। खर्च की बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि 1 पैसे में लगभग आधा यानी कि 41.52 पैसा जो है सामाजिक योजनाओं में खर्च होता है। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं सामाजिक योजनाओं के बाद सामान्य सेवाओं में, फिर आर्थिक सेवाओं में और लोन चुकाने में भी, जो लोन हम लेते हैं उसको चुकाना भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3,16,895.2 करोड़ रुपए और कुल व्यय का अनुमान वृद्धि हमको पिछले साल की तुलना में नजर आया। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो डिपार्टमेंट के हिसाब से भी कुछ आवंटन किए गए हैं, जिसके तहत अगर हम बात करते हैं कि बजट में हिस्सेदारी की बात अगर हम करते हैं तो पेंशन वाला डिपार्टमेंट में लगभग 10.12%, ब्याज भुगतान में 7.32, ऋण जो है 6.52, भवन निर्माण में 1.78, ये बिल्कुल एकदम एलोबरेट करके इसको तोड़ दिया है 1.38। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये आपको समक्ष जो है, इसके अलावा आप देखिए विभागीय, जिस विभाग को पैसे का बजट आवंटन किया है, वित्त को 1%, योजना विकास को 0.75, इसके अलावा हम बात करते हैं पीएचईडी को 0.71, राजस्व एवं भूमि सुधार 0.63, एससी एसटी कल्याण 0.62, खेल के लिए 0.07 और वित्त के लिए 0.50। इसी प्रकार से आपको पूरा चार्ट है, लघु जल संसाधन, सामान्य प्रशासन, सहकारिता, ये पूरा चार्ट है। इतना आपको दिमाग में नहीं रखना है, ऊपर के आपको 2-3 दिमाग में रखने, दैट वाज मोर देन सफिशिएंट, लेकिन मैंने आपको पीडीएफ के लिए आपको दे दिया ताकि आप जो है इसको अच्छे से समझ सके। इसके अलावा सरकार के पास अगर हम बात करते हैं कि स्थापना एवं प्रबंध व्यय का अनुमान लगभग अगर हम बात करते हैं तो 2,25,434.34 करोड़ है, जो कि अगर हम बात करते हैं कि इससे तुलना में 25,298 पिछले साल की तुलना में अधिक नजर आता है। लोक ऋण की बात करते हैं तो इसका भी मैंने आपको यहां पर लिस्ट दे दिया है, आपको ये लिस्ट मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से ले लेंगे। तो वार्षिक स्कीम का अगर हम कुल बजट का अनुमान लगाए तो 1,42,155.42 करोड़ रुपए है। और सुशासन के कार्यक्रम में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि 7 निश्चय योजना 3.0 लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जो है बिहार को अग्रणी राज्यों की सूची में लाने का जो लक्ष्य है, और उसी लक्ष्य के आधार पर मेहनत करने के लिए ये सारा बजट आवंटन के और अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट हमें देखने को इस बार नजर आता है। तो आप लोग के लिए एक होमवर्क है छोटा सा कि बिहार सरकार द्वारा 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का कुल आकार कितना है। यह छोटा सा होमवर्क है, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये सेशन को आप सेव कीजिएगा। पीडीएफ जो है मैं आपको बता देता हूं, इसका पीडीएफ जो है मैं आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को आप स्कैन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा फ्लो चार्ट वगैरह इस पे बनाए। इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लीजिए या टेलीग्राम पे बीपीएससी कंटेंट वाला लिख दीजिएगा, क्लास की पीडीएफ आपको यही मिल जाएगी। बाकी अगर आपको हम लोग से पेड क्लास में पढ़ना हो तो आज से हम लोग का पेड क्लास शुरू है 7 फरवरी 2026 से, तो बिल्कुल आज से नया ब्रांड न्यू पेड क्लास शुरू है आप लोग के लिए। हमारे इस पेड क्लास की बात दोस्तों अगर हम करते हैं तो हमारे इस पेड क्लास की बात अगर हम लोग करते हैं तो हमारे इस पेड क्लास में आपको
750 प्लस टॉपिक्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। मेरे भाई, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आपको एग्जाम निकालना है तो हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स नहीं, एग्जाम निकालने पे यकीन करवाते हैं। तो 750 प्लस टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके हमारा आखिरी फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स और मेंस दोनों को आपको अच्छे से कवर अप करा दिया जाएगा और 100% प्रीलिम सपोर्ट हम आपको देते हैं। और बोलने के लिए नहीं, हम लोग 100% प्रीलिम सपोर्ट आपको देते हैं। इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करते हैं तो आपको लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स मिल जाता है, 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच मिल जाता है, इसके अलावा 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस, एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स और साथ ही साथ 7 किताबों का सेट भी आपको इसमें मिल जाता है। मेरे भाई, इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप इसके बाद प्रीलिम जैसे ही आपका क्लियर हुआ, हम आपको 4 महीने का सेपरेट मेंस आंसर राइटिंग बैच देते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी देते हैं। तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों चीजें आपको यहां पे मिल जाती है। आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए एनसीईआरटी से लेकर के हम यहां पे मंथली करंट अफेयर्स, इंडिविजुअल मेंटरशिप, ऐसे तमाम तरह के फीचर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। कभी आपने सोचा आपका प्रीलिम्स क्यों नहीं निकलता है बार बार अच्छी तैयारी के कारण? क्योंकि आप जो है पूरे सिलेबस को कवर अप नहीं कर। मैं आपसे पूछूं कि आपने साइंस अभी तक पढ़ा नहीं, कि आपने करंट अफेयर्स पढ़ा नहीं, आप आखिरी में मंथली मैगजीन पे डिपेंडेंट है, साइंस में आखिरी में डिपेंडेंट है, बिहार स्पेशल आखिरी के लिए डिपेंडेंट है, तो कैसे निकलेगा? आप 90 नंबर को खेल समझ रहे हैं, नॉट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू सफिशिएंट, लेकिन हम लोग 5100 एमसीक्यू देते हैं। रिवीजन प्लान आपके पास है ही नहीं। किसी भी टॉपिक को खत्म करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ बिहार पढ़ा, तो आपको क्लास कंप्लीट होना चाहिए, प्रीलिम्स प्रैक्टिस होना चाहिए, मेंस प्रैक्टिस होना चाहिए, रिवीजन आपका कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं होगा। 7 किताब के अलावा हम लोग इस प्रकार के वर्कबुक भी देते हैं। तो देरी किस बात की मेरे भाई, जाइए इनरोल कीजिए। ये मेरा मेल आईडी है। अगर आप दोस्तों अगर आप बात करें, ये मेरा मेल आईडी है, ये मेरा मेल आईडी अगर आप चाहें तो दिस इज माई मेल आईडी। ये देखिए यार, रुकिए मैं लिख ही देता हूं यहां पे, दिस इज माई मेल आईडी। आप जो है चाहें तो डायरेक्टली जो है ADIBAIBAV@studyiq.com, ये मेरा मेल आईडी है। आप डायरेक्टली हमको मेल कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमारे कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट, जो भी आपको सहूलियत हो, आप उसमें चले जाएंगे। स्टेट पीसेस में जाएंगे, बिहार पे आप चले जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप बिहार पे गए, बिहार पे जाने के बाद बिहार पीएससी में बाइन अप पे जाइएगा। बाइन अप यहाँ पे जाने के बाद आप क्या कीजिएगा, ADILIB मेरा मेंटरशिप कोड है। हमारे मेंटर तो मिलेंगे, मेरा फैकल्टी मेंटरशिप कोड जो है आदि लाइव है। इस आदि लाइव कोड को लगा लीजिएगा, जो भी आपका लैंग्वेज है इस लैंग्वेज को चुन लीजिएगा और क्लास में जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिएगा। या फिर ये नंबर है 9289996924, इस नंबर पे आप कॉल करके डायरेक्टली जो है हमारे जो हमारा काउंसलिंग एग्जाम है उनसे बात कर सकते हैं और बोल दीजिएगा उनको, इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।